एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। और आज जो टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं वो है डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। इस टॉपिक में हमें क्या क्या पढ़ना है? नंबर 1, डिपार्टमेंट्स एंड इट्स टाइप्स। देन डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग होती क्या है, व्हाट इज इट्स मीनिंग, पर्पस एंड एडवांटेजेस। मेथड्स ऑफ डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, मतलब आप अकाउंटिंग जब करते हैं डिपार्टमेंट्स के लिए तो किस तरह से आप अकाउंट्स बनाते हैं, राइट। देन डिफरेंस बिटवीन डिपार्टमेंटल एंड ब्रांच अकाउंटिंग, और फिर उसके बाद आ जाता है टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स इन डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। सो आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम समझेंगे कि कौन कौन सी होती हैं, एंड देन फिर हम उनकी प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट थिंग, सो आज हमारा थियोरी कंपोनेंट हम कंप्लीट करेंगे। सो व्हाट इज डिपार्टमेंट एंड व्हाट आर इट्स टाइप्स। नाउ बिफोर आई टेल यू डिपार्टमेंट क्या होते हैं, जस्ट लुक अराउंड एंड सी कि आप अपने आसपास कई तरह की शॉप्स में गए होंगे, तो उनमें से कहीं आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये डिपार्टमेंट्स हैं। लाइक जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ, आप बिग बाजार जाते हो या बजट बाजार जाते हो, ठीक है, तो वहाँ आप किस तरह से चीज़ें देख रहे हो। आप बिग बाजार में देख रहे हो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स आर बीइंग सोल्ड। वहाँ पर एक ही रूफ के अंदर आपको स्टेशनरी की चीज़ें भी मिलेंगी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स भी मिलेगा, कपड़े भी मिलेंगे, वहाँ पर आपको कटलरी क्रॉकरी आइटम्स भी मिलेंगी। सो डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स आर बीइंग सोल्ड। तो इसे हम कहते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन। मतलब जब एक बिजनेस अपनी पूरी एक्टिविटीज़ को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर लेता है एज अ सेपरेट यूनिट, जब उसे ये पता करना है कि इस बिजनेस में इस पार्ट में मुझे फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो वो जो डिफरेंट पार्ट्स कर लेता है, ठीक है, उन पार्ट्स को, उन कॉस्ट सेंटर्स को हम कह देते हैं डिपार्टमेंट्स, ठीक है। सो डिपार्टमेंट रेफर्स टू सेक्शंस क्रिएटेड बाय अ बिजनेस अंडर वन रूफ। जब आप एक ही छत के नीचे अपने बिजनेस के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट पार्ट्स कर देते हो फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो उसे हम कहते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन या डिपार्टमेंट्स। सो जब आपको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की वर्किंग, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पता करनी है, सो फॉर दैट पर्पज यू कंसिडर ईच डिपार्टमेंट एज अ सेपरेट यूनिट। जैसे मान लो आपका मिल्क प्रोडक्ट्स का बिजनेस है, नाउ यू सेल रॉ मिल्क। सबसे पहले आप रॉ मिल्क ही बेचते हो, तो आपको उसमें देख रहे हो जी प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो अब आपने सोचा कि क्यों ना मैं मिल्क के साथ घी और बटर का बिजनेस भी शुरू कर दूं। तो आपने नेक्स्ट प्रोडक्ट लाइन क्या ले ली, घी एंड बटर, ओके। अब घी एंड बटर आपने जब उसमें पैसा लगाया बिजनेस में, तो यू वांट टू नो कि इससे मुझे कितना फायदा होगा। सो आप उसको एक सेपरेट प्रॉफिट सेंटर बना लेते हो कि मैं मिल्क की सेल का अलग प्रॉफिट कैलकुलेट करूंगा और घी बटर का अलग कैलकुलेट करके चेक करूंगा, क्योंकि व्हेन यू पुट इन मनी, आपने पैसा लगाया तो उसको जस्टिफाई भी तो करना है ना कि इतना पैसा लगा रहा हूं तो मुझे इसका फायदा भी मिलना चाहिए ना। तो कितना फायदा हो रहा है उसके लिए, प्रॉफिट लॉस के लिए आप उसको एक सेपरेट यूनिट बना देते हो। सिमिलरली आपने इसके साथ साथ सपोज कर्ड का बिजनेस भी शुरू कर दिया, कर्ड की भी सेल करते हो, पनीर की भी सेल करते हो। अब मान लो आपको बिजनेस में और पैसा डालना है, तो आप किसके बिजनेस को, किस पर्टिकुलर एक्टिविटी में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करो, किसको बढ़ाओ, उसके लिए आपको इनकी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी पता होनी चाहिए। सो व्हेन अ बिजनेस डिवाइड्स इट्स ऑल गुड्स एंड सर्विसेज जिसमें वो डील कर रहा है, उसको डिफरेंट पार्ट्स में बांट देता है, तो उनको हम कहते हैं डिपार्टमेंट्स। और इन डिपार्टमेंट्स को सेपरेट कॉस्ट यूनिट, प्रॉफिट यूनिट करके हम उनकी प्रॉफिटेबिलिटी सॉल्व करते हैं। सो अ ग्रोसरी स्टोर सेलिंग पल्सेज, ऑयल, फ्रूट, वेजिटेबल्स, तो ये आपका एक डिपार्टमेंटल बिजनेस है। सिमिलरली एक क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस यूनिट है जो क्लोथ मैन्युफैक्चर करता है और सेल करते हैं, तो उसमें कैसे डिपार्टमेंट हो जाते हैं, आप मेन क्लोथिंग अलग कर दो, विमेन क्लोथिंग अलग है, किड्स का क्लोथिंग अलग है। सो ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। सिमिलरली डेयरी प्रोडक्ट की शॉप है आपकी, यू आर सेलिंग मिल्क, घी, चीज, कर्ड, बटर। सो दीज आर डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ द काइंड ऑफ डिपार्टमेंट्स दैट वी कम अक्रॉस। सो आई होप आपको डिपार्टमेंट का मीनिंग पता चल गया। डिपार्टमेंट का मतलब होता है सेपरेट प्रॉफिट सेंटर या सेपरेट यूनिट ऑफ अ बिजनेस वर्किंग अंडर वन रूफ। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि सारे काम एक ही छत के नीचे हो रहे हैं, लेकिन आप अपने डिफरेंट प्रोडक्ट लाइंस को या जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हो उनको आपने अलग अलग पार्ट्स में बांट दिया है, सो दैट आप हर एक की प्रॉफिटेबिलिटी जज कर सकें। सो द टाइप ऑफ डिपार्टमेंट्स, अब कितनी तरह के डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं। सो इसकी कैटेगरी समझने से पहले, इफ आई से यू हैव अ, मान लीजिए आपका ग्रोसरी स्टोर है,
और आप डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रोसरीज उसमें सेल कर रहे हो, आप उसमें मिल्क भी रख रहे हो, आप उसमें पल्सेस भी रख रहे हो, आप वहाँ पे आटा दाल वगैरह सब रख रहे हो। सिमिलरली एक और आपका स्टोर है जो क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, विच इज़ एक्चुअली प्रोड्यूसिंग क्लॉथ, और फिर उस क्लॉथ को यूज़ करके वो आगे गारमेंट्स बनाते हैं। ये भी डिफरेंट यूनिट्स हो गए, एक क्लोथिंग यूनिट हो गया, एक गारमेंट यूनिट हो गया, डिपार्टमेंट्स हो गए दो। गारमेंट में आप आगे भी सेपरेट डिपार्टमेंट्स बना सकते हो, मेन वीमेन किड्स के। तो ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, ये एक अलग तरह का बिजनेस है, राइट। सो डिफरेंट टाइप ऑफ डिपार्टमेंट्स कैन बी देयर। नाउ समटाइम्स क्या होता है कि डिपार्टमेंट्स आर इंडिपेंडेंट यूनिट्स। जैसे जब आप बिग बाजार विजिट करते हो तो आपके पास उसमें एक ही रूफ के नीचे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। एक जगह आपकी स्टेशनरी आइटम की सेल हो रही है, एक जगह आपके मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, एक जगह आपके वेजिटेबल्स हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स की सेल हो रही है, एक तरफ आपका क्लोथिंग लाइन भी अलग से है। सो दे आर ऑल डिफरेंट। अब जो परचेजिंग या जो चीज़ें वो डेयरी डिपार्टमेंट के लिए की जाएंगी वो क्लोथिंग से बिल्कुल अलग होंगी, ना इनकी कॉमन परचेजेस वगैरह नहीं होंगी, है ना। सो कई बार हमारे डिपार्टमेंट जो है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होते हैं, और कई बार इंडिपेंडेंट होने के साथ साथ उनमें कुछ कॉमन परचेजेस भी होती हैं। अब इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट कौन से हैं? विच वर्क इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। तो इनका एक दूसरे से कोई लिंक नहीं होता, ना तो इनको एक जैसे कोई गुड्स या सर्विसेज देनी है। सो दे वर्क इंडिपेंडेंटली, दे हैव नेग्लिजिबल इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांजेक्शन्स, इनकी आपस में ट्रांजेक्शन्स भी नहीं है। अब अगर आपका एक यूनिट, एक डिपार्टमेंट स्टेशनरी आइटम सेल कर रहा है, दूसरा डिपार्टमेंट जो है वो आपका फ्रेश वेजिटेबल सेल कर रहा है, तो इनमें आपस में कहाँ ट्रांजेक्शन होगी? स्टेशनरी पे आप फ्रूट वेजिटेबल नहीं सेल करोगे, फ्रूट वेजिटेबल पे स्टेशनरी सेल नहीं होगी, तो इनकी आपस में कोई लिंक नहीं होता है, दे आर इंडिपेंडेंट। हाँ, इसमें क्या हो जाता है, कई बार समटाइम्स यू बाय स्टॉक्स इन लॉट। जैसे कई बिजनेसेस क्या होते हैं, लॉट में सामान खरीदते हैं, इकट्ठा लॉट, और उसको फिर वो डिफरेंट कैटेगरीज में बांट देते हैं। तो समटाइम्स यू हैव अ कॉमन इनपुट एंड समटाइम्स यू हैव अ डिफरेंट इनपुट। जब आपका इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट है और उनके रॉ मटेरियल्स भी डिफरेंट हैं, तो इसमें क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, क्योंकि सब चीज़ें सेपरेट हैं, कोई इशू ही नहीं है, इनकी अपनी अपनी परचेजेस हैं, अपना अपना काम है। बट अगर आपके इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट में कॉमन रॉ मटेरियल्स या कॉमन इनपुट आ जाती है, उसमें एक कंसर्न ये हो जाता है कि जो इनपुट आपने कॉमन खरीदी है उसको डिफरेंट यूनिट्स में कैसे बांटोगे। जैसे मान लीजिए आपका क्लोथिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, आप मेन वीमेन और किड्स के क्लोथ्स बनाते हैं, तो कुछ रॉ मटेरियल तो ऐसा होगा ना जो कॉमन होगा, कुछ कपड़ा तो एक जैसा ही होगा, या कुछ मशीन्स में सब में कॉमन वर्क हो रहा होगा। तो यहाँ पे कंसर्न ये हो जाता है, मान लो आपने 1 लाख रुपीज़ का क्लोथ खरीदा, तो उसमें से कितना मेन में गया, कितना वुमेन सेक्शन में, कितना किड सेक्शन में गया, तो ये आपको इसमें बांटने का जो काम करना है ना, ये आपका एक कंसर्न रहेगा, एक इशू रहेगा इस टाइप के प्रॉब्लम्स पे। सो जो आप क्वेश्चन पढ़ोगे आपको पढ़ते ही समझ में आ जाना चाहिए कि ये मैं किस तरह के डिपार्टमेंट का प्रॉब्लम है। इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट है जिसमें अलग अलग मटेरियल्स हैं, तो उसमें कोई खास दिक्कत नहीं है, बस एक छोटा सा काम है कि उनके जो एक्सपेंसेस है ना, कॉमन एक्सपेंसेस है, उनको अपोर्शन करना है। दूसरा है इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट्स हैं लेकिन उनके कॉमन इनपुट्स हैं, मतलब रॉ मटेरियल कॉमन है, तो अब रॉ मटेरियल को इन डिपार्टमेंट्स में बांटना एक कंसर्न हो जाएगा। तीसरी चीज़ है डिपेंडेंट डिपार्टमेंट्स। डिपेंडेंट डिपार्टमेंट्स वो होते हैं जो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, उनमें वो आपस में इंटर डिपार्टमेंट ट्रांजेक्शन्स हो जाती हैं। सो दीज डिपार्टमेंट्स डिपेंड अपॉन ईच अदर इन टर्म्स ऑफ मटेरियल्स एंड वर्क प्रोसेसेस। सो आउटपुट ऑफ वन डिपार्टमेंट जो एक डिपार्टमेंट ने बनाया वो दूसरे की इनपुट है। सो इसमें क्या होता है कि आपके जो गुड्स हैं वो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में लोडेड प्राइस पे जाते हैं। मान लो आपका एक फ्लोर मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट है, आप वीट खरीदते हो, उसका फ्लोर बनाते हो, वीट फ्लोर बनाते हो, ठीक है। अब यह आपका आउटपुट है इस यूनिट का, इससे आप आगे केक्स एंड पेस्ट्रीज वगैरह बनाते हो, तो वो क्या कर रहे हैं, वो यहाँ का जो आउटपुट है वो ये ले रहे हैं, तो वो ये इनका इनपुट है, और उसके बाद ये एक आउटपुट दे रहे हैं केक पेस्ट्रीज वगैरह। तो यहाँ पे एक कॉमन ट्रांजैक्शन है, एक यूनिट दूसरे यूनिट को गुड्स बेच रहा है, ऑल्दो एक ही बिजनेस में है, आप अपने ही बिजनेस का एक हिस्से का सामान दूसरे में डाल रहे हो, लेकिन क्योंकि आपको इनकी प्रॉफिटेबिलिटी अलग अलग जज करनी है, सो आपको इसे कुछ एक्स्ट्रा प्राइस पे देना होगा, तो आप इसे लोडेड प्राइस पे, मतलब लोडिंग कुछ ऐड करके
कुछ प्राइस बढ़ा के आप इनको दूसरे डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर देते हो। सपोज आपने व्हीट फ्लोर मैन्युफैक्चर किया 50,000 रुपीज कॉस्ट पे, आधा आपने किसी को सेल कर दिया, क्योंकि सब तो आपका केक में नहीं जाएगा ना, कुछ हिस्सा आपने यहाँ केक्स वाले बिजनेस में डाल दिया। तो अगर आप इसे कॉस्ट पे ही डाल दोगे तो फिर ये व्हीट फ्लोर का प्रॉफिट कैसे सही पता चलेगा? आप कॉस्ट टू कॉस्ट चीज दे रहे हो तो प्रॉफिट दिखाएगा ही नहीं। लेकिन अगर वही आपने जो व्हीट फ्लोर है वो आपने किसी एक्सटर्नल पर्सन को सेल किया होता तो आपको प्रॉफिट होता है ना। सो इसलिए जब एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में गुड्स ट्रांसफर होते हैं तो वो हमेशा लोडिंग के साथ होते हैं, मतलब प्राइस जो है बढ़ा के जाता है। वो सेलिंग प्राइस भी हो सकता है या फिर कॉस्ट प्लस कुछ परसेंटेज भी हो सकता है। ये जरूरी इसलिए है सो दैट इंडिविजुअल डिपार्टमेंट की प्रॉफिटेबिलिटी पता चले। अब मान लो आपने 10,000 का व्हीट फ्लोर 10 में ही इनको केक बनाने वालों को दे दिया, उन्होंने 10 का व्हीट फ्लोर लिया, उसमें और इंग्रेडिएंट्स डाले, केक बना के सेल किया मान लो 40,000 पे। अब वो दिखा रहे हैं जी हमारा तो 30,000 का प्रॉफिट है, ठीक है, लेकिन ये इनका ट्रू प्रॉफिट नहीं है। क्यों? क्योंकि इनको व्हीट कॉस्ट पे मिला है। अगर यही व्हीट ये बाहर से खरीदते तो इनको 10,000 का व्हीट फ्लोर नहीं मिलता, इनको 15 का मिलता। तो अगर हमें इनकी प्रॉफिटेबिलिटी, हर डिपार्टमेंट की प्रॉफिटेबिलिटी एक्चुअल जो है वो सही जज करनी है तो गुड्स इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर जो होते हैं वो हमें लोडिंग के साथ ट्रांसफर प्राइस पे देने होते हैं। सो इसमें ट्रांसफर प्राइसिंग का कंसर्न हो जाता है कि एक से दूसरे डिपार्टमेंट किस प्राइस पे गुड्स जाएंगे। अब इंडिविजुअली तो ये ठीक रहेगा, लेकिन जब एंड में आके आप बिजनेस को क्लब करके टोटल प्रॉफिट निकालोगे पूरे बिजनेस का, तो यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट आपने यहाँ ऐड किया है उसे कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि रियलिटी में तो वो प्रॉफिट नहीं था ना। रियलिटी में तो जितने गुड्स अपने एक्सटर्नल को बेचे वही प्रॉफिट है। सो जब आप इनकी आइडेंटिटी क्लब करोगे तो आपको ये जो लोडिंग है उसका जो सीक्रेट प्रॉफिट कह लो या आपका जो रिजर्व है उसे एडजस्ट करना होगा। इसे लोडिंग या स्टॉक रिजर्व कहते हैं। तो ये आपको एडजस्ट करना पड़ता है। सो डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ डिपार्टमेंट जो हमारे क्वेश्चन में हमें दिए हैं, जब आप क्वेश्चन रीड करोगे ना अब के बाद, तो आप क्वेश्चन को रीड करते हुए आपके माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए कि मैं डिपेंडेंट डिपार्टमेंट दे रखे हैं, मुझे इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट दे रखे हैं, इनके रॉ मटेरियल्स कैसे हैं, क्योंकि अकॉर्डिंगली हमारा जो क्वेश्चन है कि उसमें करना क्या है, हमारे सॉल्यूशन में क्या आएगा, ठीक है, वो चीजें यहाँ पर इसी से ही जज हो जाती हैं। सो टाइप ऑफ डिपार्टमेंट आपके टाइप ऑफ प्रॉब्लम को अफेक्ट करते हैं। सो क्वेश्चन को जब भी रीड करोगे आप अपने माइंड में लेके चलोगे कि ये किस टाइप के डिपार्टमेंट से, अकॉर्डिंगली आपको प्रॉब्लम आएगी। सो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट डिपार्टमेंट्स, डिपेंडेंट डिपार्टमेंट्स में ट्रांसफर प्राइसिंग या स्टॉक रिजर्व की प्रॉब्लम है। इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट्स में जो कंसर्न है वो है कॉमन रॉ मटेरियल्स का। ओवर एंड अबाव क्या है, एक इसमें कॉमन जो इश्यू रहता है सब में वो है एलोकेशन ऑफ कॉमन कॉस्ट, क्योंकि एक ही जगह पे सारे डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं। मान लो एक ही फ्लोर पे आपके बिग बाजार में डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स आर बीइंग सोल्ड, ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। तो आपने तो बिल्डिंग इकट्ठी रेंट ले रखी है, बिल्डिंग का लाइटिंग इकट्ठा है, बिल्डिंग मैनेज करने के लिए स्टाफ इकट्ठा है, तो वो जो कॉमन एक्सपेंसेस हैं वो तो आपको सबको बांटने पड़ेंगे ना कि कितना इसको खर्चा दे, कितना इसको दें। तो वो मेन प्रॉब्लम जो एक प्रॉब्लम है वो तो रहेगी ही, एलोकेशन ऑफ कॉमन एक्सपेंसेस। बट उसके बाद आपके रॉ मटेरियल की प्रॉब्लम आ सकती है, आपके स्टॉक रिजर्व की प्रॉब्लम आ सकती है। सो आई होप दिस टाइप ऑफ डिपार्टमेंट्स इज क्लियर। नाउ व्हाई डू वी डू डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग? तो डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का मतलब होता है अकाउंटिंग फॉर वेरियस ट्रांजेक्शंस ऑफ द डिपार्टमेंट्स टू फाइंड आउट देयर प्रॉफिट और लॉस। तो आप डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अलग अलग अकाउंट्स बना के चेक करते हो कि उनका प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। सो देयर परचेजेस, सेल्स, एक्सपेंसेस वो सब सेपरेट रखी जाती हैं। तो ए डिपार्टमेंट के खर्चे, उनके कॉस्ट सब अलग लिखी जाएंगी, बी डिपार्टमेंट की अलग लिखी जाएंगी, सो दैट हम इनके प्रॉफिट और लॉस अलग अलग सॉल्व कर सकें। इसका बेनिफिट या पर्पस क्या है? टू फाइंड आउट द वर्किंग रिजल्ट्स ऑफ ईच डिपार्टमेंट। इससे आप उनकी रिलेटिव एफिशिएंसी देख सकते हो कि ए डिपार्टमेंट ज़्यादा बेहतर काम कर रहा है या बी अच्छा कर रहा है। सो आप अपने बिजनेस को एफिशिएंटली और इंटेलिजेंटली संभाल सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। देन आपकी जो डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग है, इट हेल्प्स मैनेजमेंट इन टेकिंग अप्रोप्रिएट डिसीजन। अब मान लो आपने अपने बिजनेस में पैसा जो है वो लोन लेके लगाया था, यू आर नॉट एबल टू पे ऑफ लोन, तो अब आप सोच रहे हो कि एक लाइन बंद कर दूं। तो जो आपने 3 डिपार्टमेंट खोल रखे हैं इनमें से किसको बंद करें?
ये कैसे पता चलेगा? ये आर्बिट्रेरी डिसीजन नहीं हो सकता कि चलो ए को बंद कर दें या बी को कर दें। उसके लिए आप देखेंगे कि इनकी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी अच्छी है या नहीं। तो जिसकी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी सबसे कम है, सपोज सी आपको लॉस दे रहे हैं, आप उसको बंद करोगे ना। सो मैनेजमेंट को प्रॉपर डिसीजन लेने में ये हेल्प करते हैं। सिमिलरली एक्सपेंशन प्लान करने हैं तो किसको एक्सपैंड करें, वो भी इसी से पता चलते हैं। सो इट सर्व्स अ लॉट ऑफ एडवांटेजेस। डिस्क्लोजर ऑफ रिजल्ट्स ऑफ ईच डिपार्टमेंट सेपरेटली, सबका अलग अलग रिजल्ट पता चलेगा। उसी से आप इवेल्युएशन करते हो परफॉर्मेंस का। अब आप अपना भी देखो ना, जब आप अपना परफॉर्मेंस बताते हो तो आप अपनी परफॉर्मेंस कैसे बताते हो? रिजल्ट से बताते हो। तो सिमिलरली डिपार्टमेंट के परफॉर्मेंस इवेल्युएट करनी है तो उनके रिजल्ट देखो, कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकते हैं आप, हर डिपार्टमेंट की एक एफिशिएंसी चेक कर सकते हो। एंड इससे क्या होता है, इंटर डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिशन भी हो जाता है, मोटिवेशन मिलता है कि अरे वो डिपार्टमेंट अच्छा काम कर रहा है तो हम क्यों ना करें, ठीक है ना। प्लानिंग और कंट्रोल और मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग जैसे मैंने आपको बताया, तो ये सब इसके एडवांटेजेस हैं। एंड फाइनली इट गिव्स अ जस्टिफिकेशन ऑफ कैपिटल आउटले। आप किसी भी बिजनेस को चलाते हो, उसमें पैसा लगाते हो, कैपिटल उसमें लगी होती है, तो क्या जस्टिफिकेशन है, क्यों इतना पैसा लगा रहे हो? वो जस्टिफिकेशन कहाँ से मिलते हैं? वो उनकी परफॉर्मेंस इवेल्युएशन और उनके रिजल्ट से पता चलता है। तो ये सारे एडवांटेजेस हमें डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग से होते हैं। नेक्स्ट क्या है कि डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग की कैसे जाएगी। ओके, नाउ बिफोर आई एक्सप्लेन यू, अब आप पहले ये सोचो कि डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में आपने करना क्या है। जस्ट कंसिडर व्हाट इज डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। अभी बताया था मैंने, क्या था डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग इज कि आपने इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स के प्रॉफिट और लॉस निकालने हैं। अब प्रॉफिट और लॉस जो है डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का जो मेन वर्क है वो ये है, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स, राइट। सो अब ये इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स का प्रॉफिट और लॉस कैसे निकलता है, आप इन जनरल प्रॉफिट और लॉस कैसे सॉल्व करते हो? जस्ट कंसिडर कैसे करते हो। आप बनाते हो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है ना। अब इसमें आप डालते हो ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, दूसरी तरफ आप लिखते हो सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, आपको मिल जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। फिर आप ये ग्रॉस प्रॉफिट दूसरे साइड लेके जाते हो, इसमें फिर आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लेते हो, जैसे आपके रेंट हो गया, सैलरी हो गया, एम्प्लॉयज कॉस्ट हो गया, देन आपका कैंटीन एक्सपेंसेस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, पावर बिल हो गया, सेल्समैन कमीशन हो गई। ओके, सो डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपेंसेस। और कुछ इनडायरेक्ट इनकम है, इंश्योरेंस मिली किसी गुड्स की, मान लो लॉस हो गया था, आपको इंश्योरेंस क्लेम मिला है, सो कुछ इनकम हो जाती है, बाकी नेट करके आप नेट प्रॉफिट निकालते हो। यही होती है ना प्रॉफिटेबिलिटी, यही करना है। तो अगर आपको ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए करना है तो आपको व्हाट एग्जैक्टली इज एक्सपेक्टेड, क्या करोगे? मान लो आपके पास 3 डिपार्टमेंट्स हैं, ए, बी और सी, तो अब कैसे इनकी प्रॉफिटेबिलिटी सॉल्व करेंगे? अगेन पॉज दिस वीडियो एंड जस्ट कंसिडर कि मुझे 3 डिपार्टमेंट्स की प्रॉफिटेबिलिटी अलग अलग सॉल्व करनी है, तो मैं कैसे करूंगा? ओके, सो आप थोड़ा सोच सकते हो, देन यू कैन कंटिन्यू। तो क्या तरीके हैं, आप ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाओ फॉर डिपार्टमेंट ए, फिर डिपार्टमेंट बी का ट्रेडिंग एंड P&L बनाओ और डिपार्टमेंट सी का भी बनाओ, ठीक है ना। तीनों डिपार्टमेंट्स के अलग अलग ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाओ। एंड में इनके प्रॉफिट्स को क्लब करके आप कैलकुलेट कर सकते हो टोटल बिजनेस का प्रॉफिट। दिस इज वन वे। अब क्या हो रहा है कि आप 3 बार अकाउंट बना रहे हो, सब में कंपोनेंट तो वही है ना, सेम कंपोनेंट बार बार लिख रहे हो, तो रेपिटेशन हो गया। इसे हम कहते हैं सेपरेट सेट ऑफ अकाउंट्स बनाना। इसमें क्या होता है कि आप जो आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं, जर्नल, लेजर और फाइनल अकाउंट, सो ये सारे रिकॉर्ड्स यू कीप देम सेपरेट फॉर ईच डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट की अलग बुक्स बनेंगी, अलग अकाउंट्स बनेंगे, तो आप इनको सेपरेट सेट ऑफ बुक्स कर सकते हो। दूसरा क्या है कि जो स्मार्ट वर्किंग होगी वो ये है कि सब कुछ तो सेम लिखना है, अमाउंट ही तो अलग अलग है, तो आप क्या करते हो, यू मेंटेन ओनली 1 सेट ऑफ रिकॉर्ड्स। आप एक ही सेट रखोगे लेकिन उसमें कॉलम बना लोगे। तो व्हेन यू मेक ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, आप इसमें यू मेक 4 कॉलम, बिकॉज यू हैव 3 डिपार्टमेंट्स, तो ABC डिपार्टमेंट और एक टोटल के लिए कॉलम बना लो। लाइकवाइज है, तो एक ही सेट ऑफ बुक्स में सारी इंफॉर्मेशन आपकी आ जाएगी। ओपनिंग स्टॉक ऑफ इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स विद टोटल,
परचेजेस ऑफ इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स एंड टोटल, तो सब कुछ साथ साथ लिखते जाओ और फिर आप वैल्यू प्रॉफिट लॉस सॉल्व कर लो. सो दिस इज कॉल्ड वन सेट ऑफ अकाउंट्स. सो डिपार्टमेंट्स में हम जब वर्किंग करते हैं, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का मतलब है कि इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स के प्रॉफिट और लॉस सॉल्व करना, और उसको करने के दो तरीके हैं. क्या है? सेपरेट सेट ऑफ बुक्स, जो मैंने पहला मेथड आपको बताया. दूसरा है वन सेट ऑफ बुक्स. तो क्या करना है आपको? अपना जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट्स, मतलब जो ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट है, वो आपको सेपरेटली अगर बनाओगे, सेपरेट बुक्स रखोगे, तो आपके सेपरेट सेट कहलाएंगे. एक ही बुक्स में कॉलम बना के करोगे तो उसे हम वन सेट कहेंगे. इसे कॉलमर अकाउंट्स भी कहते हैं. आपने कॉलम बना के अकाउंट्स बना लिए. तो डेफिनेशन क्या है? इन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स सिस्टम क्या है? सेपरेट रिकॉर्ड्स ऑफ जर्नल, लेजर, सब्सिडियरी बुक्स आर मेंटेन्ड. Each department is considered as a separate unit and a departmental trading and profit and loss is prepared independently. ये याद रखो, अलग से आपको डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बना लेना है. ठीक है? सो सेपरेट बनेगा, राइट. देन यू विल बी कैलकुलेटिंग ऑपरेटिंग रिजल्ट्स, और फिर जब कंसोलिडेट कर दोगे तो आपको पूरे बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस पता चल जाएगा. नेक्स्ट इसमें क्या है? यू विल बी कीपिंग देम at one place with separate column for each department. और ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट भी आप कैसे प्रिपेयर करोगे? विद अ कॉलमर फॉर्म फॉर ईच डिपार्टमेंट. बैलेंस शीट एक ही बनती है, बट बाकी सब में आप कॉलम बना देते हो, राइट. तो अब ये कहाँ कौन सा मेथड यूज होता है? सुटेबिलिटी क्या है? सेपरेट सेट्स आर मेंटेन्ड व्हेन द बिजनेस साइज इज वेरी लार्ज. या तो साइज बड़ा है, आप इकट्ठे नहीं कर पा रहे हो, या फिर क्या है कि आपकी जो बिजनेस है उसमें स्पेशल लॉज एप्लीकेबल है. उस केस में भी फिर आपको हर सेक्शन का अलग अकाउंट बनाना होगा, क्योंकि दे आर गवर्न्ड बाय डिफरेंट लॉज. वेयर एज दिस इज वन सेट ऑफ बुक्स इज रेलिवेंट व्हेन यू हैव स्मॉल बिजनेसेस एंड लिमिटेड ट्रांजेक्शंस, क्योंकि उसमें आसानी होती है ना, थोड़ी ही ट्रांजेक्शंस हैं तो आप आसानी से कर लोगे. ठीक है? ऑल राइट. Now next theory question is difference in departmental and branch accounting. Now those of you जिन्होंने branch accounting पढ़ रखा है वो ये आसानी से difference समझ लेंगे, but अगर अभी आपने branch नहीं किया है तो you can wait for this. आप branch accounting पढ़ लो and then you can come back here और आप इसका difference समझ सकते हो. But let me explain here. Number one is place of maintaining accounts. तो departments तो एक ही जगह पे हैं, तो उनके records भी they are made at one place, that is the main place of business. ब्रांचेस क्या होती हैं? ब्रांचेस होती हैं डिफरेंट लोकेशंस पे जो आपने ऑफिसेस खोले हैं. तो जब आपने लोकेशंस ही अलग कर दी तो आपके अकाउंट्स भी या तो डिफरेंट लोकेशंस में बनेंगे या फिर हेड ऑफिस बना लेगा. नेक्स्ट है एलोकेशन ऑफ कॉमन एक्सपेंसेस. जो कॉमन एक्सपेंसेस है ना, ये मेजर कंसर्न है डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का, क्योंकि आपने एक ही रूफ के अंडर एक ही शॉप में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बना रखे हैं, डिपार्टमेंट A, B, C, D, E. अब यहाँ पे कॉमन एक्सपेंसेस हैं, इसका रेंट कॉमन है, लाइटिंग एक्सपेंस कॉमन है, जो स्टाफ आपने लगा रखा है उनके खर्चे कॉमन है. तो ये जो कॉमन एक्सपेंसेस हैं ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में कैसे बंटेंगे? अपोर्शनमेंट जिसे बोलते हैं. एलोकेशन भी टर्म यूज होती है, अपोर्शनमेंट भी टर्म यूज होती है. तो इनको कैसे बांटेंगे, ये मेजर कंसर्न है डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का. सो ये मेन प्रॉब्लम यही होती है. बट ब्रांच में ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ब्रांचेस अलग अलग जगह मेंटेन्ड है, सो दे हैव देयर सेपरेट एक्सपेंसेस. सिर्फ एक कॉमन चीज होती है ऑफिस की एक्सपेंसेस. जो हेड ऑफिस है ना वो तो एक ही है, वो सबके लिए काम कर रहे हैं, तो उसके कुछ एक्सपेंसेस बांटे जा सकते हैं ब्रांचेस में, बट अदरवाइज इनमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती. नेक्स्ट है प्रॉब्लम ऑफ रिकंसाइलिएशन ऑफ अकाउंट्स. तो डिपार्टमेंट में ये प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो एक ही अलग अलग यूनिट है, आपको सिर्फ रिजल्ट टोटल कर देने हैं. बट ब्रांचेस में ये प्रॉब्लम आ सकती है रिकंसिलिएशन की इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट ब्रांचेस, क्योंकि इंडिपेंडेंट ब्रांचेस अपने अकाउंट अलग ही बना रही हैं, वो अलग उनके पास बन रहे हैं, हेड ऑफिस अलग अकाउंट बना रहे हैं, तो दोनों को कंबाइन करना, एक रिकंसाइल करना एक कंसर्न है. नेक्स्ट है करेंसी कन्वर्जन्स. जैसे आप अकाउंट्स बनाते हो इंडियन करेंसी में, यहाँ पे अकाउंट बन रहे हैं, तो करेंसी कन्वर्जन यहाँ पे ऐसा हो सकता है डिपार्टमेंट में कि आप किसी दूसरी करेंसी में भी अकाउंट बना लो. डिपार्टमेंट में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक रूफ के अंडर सब कुछ है, तो यहाँ पे सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं सबकी एक ही करेंसी होगी. सो यहाँ डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में करेंसी की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. बट ब्रांचेस में ये प्रॉब्लम तब आएगी व्हेन यू हैव से फॉरेन ब्रांचेस.
आपका बिजनेस इंडिया में रन कर रहे हैं, बट आपने एक ब्रांच जो है वो फ्रांस में खोल रखी है, पेरिस में, एक आपने लंदन में खोल रखी है, तो वो तो वहाँ की करेंसी में काम करेंगे। तो जब आपको रिकॉर्ड्स रिकंसाइल करने हैं उस टाइम पे आपको करेंसी भी कन्वर्ट करनी पड़ेगी। सो ब्रांचेस में, मेजरली फॉरेन ब्रांचेस में ये प्रॉब्लम आ सकती है। सो इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट्स में ऐसे इशू नहीं आएंगे, फॉरेन ब्रांचेस में ये इश्यूज आएंगे। सो आई होप आपको जो थियोरी है कि व्हाट इज डिपार्टमेंट, व्हाट आर द कैटेगरीज ऑफ डिपार्टमेंट्स, फिर डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग क्या होती है, कैसे करते हैं, और उसका ब्रांच अकाउंटिंग से क्या डिफरेंस है, ये आपको क्लियर है। सो जो हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है प्रैक्टिकल पार्ट। तो आपके डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में किस तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी, लाइक प्रॉब्लम में करना क्या है, मेन काम सब में है, हमें इनकी प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, मतलब हमें ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाना है फॉर ईच डिपार्टमेंट। अब चाहे आप ये अलग अलग बनाओ, चाहे आप इसे कॉलमर फॉर्म में, मतलब एक ही अकाउंट बनाओ, सबके कॉलम बना के बनाओ, इट इज़ अप टू यू, ये आपको करना है। अब इसको करने में एक सिंपल सा काम है ये आपका कि सबके अलग अलग अकाउंट्स बना दो। इसमें प्रॉब्लम क्या आनी है, सबसे पहली प्रॉब्लम है अपोर्शनमेंट ऑफ कॉमन एक्सपेंसेस। कॉमन एक्सपेंसेस को बांटने की प्रॉब्लम है, क्योंकि सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं वो एक ही रूफ के नीचे हैं, तो उसमें डेफिनेट है कि आपके कुछ एक्सपेंसेस तो कॉमन रहेंगे, वो अलग अलग नहीं हो पाएंगे, तो उनको बांटने की प्रॉब्लम है। अच्छा, अब कई बार बच्चे यहाँ पे आपने ना एलोकेशन वर्ड पढ़ा होगा। नॉर्मली तो हम लेमैन जो होता है ना वो एलोकेशन और अपोर्शनमेंट जो है वो इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं, एलोकेट कर दो या अपोर्शन कर दो, लेकिन टेक्निकली दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। इफ यू कैन आइडेंटिफाई एन एक्सपेंस, अगर आप एक एक्सपेंस को एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से, एक पर्टिकुलर सेंटर से आइडेंटिफाई करते हो तो आप उसको दे देते हो, उसे कहते हैं एलोकेट कर देना कि जी ये तुम्हारा है, ये 3 डिपार्टमेंट है, तो आपने एक्सपेंसेस उठाए, अब ये एक्सपेंस आप ए से आइडेंटिफाई कर रहे हो, ए को दे दो, ये सी से आइडेंटिफाई कर रहे हो, सी को दे दो, दिस इज कॉल्ड एलोकेशन, टेक्निकल टर्म बता रही हूँ। लेकिन व्हेन दी एक्सपेंसेस कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड, वो ABC तीनों से आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो, तो अब आपको वो कुछ हिस्से तीनों को बांटने हैं ऑन सम सूटेबल बेसिस, इसे कहते हैं अपोर्शनमेंट। तो हम जो काम कर रहे हैं ना वो अपोर्शनमेंट का कर रहे हैं, ऑल्दो आप यूज करते हो दोनों टर्म्स, तो आप एलोकेशन बोलो या अपोर्शनमेंट बोलो, लेमैन के लिए सब सेम है, बट एक कॉमर्स ग्रेजुएट को डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। सो मेन एक प्रॉब्लम ये हो गई कि खर्चे बांटने हैं, क्योंकि बांटोगे तभी तो सबके प्रॉफिट और लॉस अलग अलग निकलेंगे, ये बेसिक प्रॉब्लम है, ये सबसे पहली प्रॉब्लम है। अब उसके आगे और क्या क्या आ सकते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम क्या है, कैलकुलेशन ऑफ सेपरेट परचेजेस। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि कई बार क्या होता है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के जो परचेजेस हैं, जो रॉ मटेरियल है वो सेम है। अब आपका क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, आपका मैक्सिमम क्लॉथ एक ही इकट्ठा आता है और सेम यूज हो रहा है, किड्स में भी और जेंट्स में भी, ठीक है। तो अब उसको बांटना पड़ेगा ना सब में, तो कैसे बांटे, आपने 1 लाख की परचेजेस कर ली, उसमें से कितना सेक्शन ए का है, कितना डिपार्टमेंट बी का है, कितना डिपार्टमेंट सी का है, तो वो सेपरेट कैसे करें, ये एक अलग कंसर्न है। कई बार आप क्या करते हो, लॉट में सामान उठाते हो, भाई सेल हो रही है, जैसे होलसेलर्स के पास होता है ना, भाई ये बहुत सारा लॉट सामान पड़ा हुआ है, एक लॉट में डाल के उनको बोल दिया कि आप इतने में ले लो। अब आपने सारी चीज़ें इकट्ठी खरीद ली, तो अब उनमें से सबको सेपरेट करना होगा, तो ये सेपरेशन जो है ये एक कंसर्न है, अलॉन्ग विद अपोर्शनमेंट। मतलब ये बेसिक, इसे कह सकते हो बेसिक प्रॉब्लम, खर्चे बांटने हैं, ये तो होनी ही है। इसके ऊपर हमें परचेजेस को सेपरेट करना पड़ सकता है। और तीसरी प्रॉब्लम क्या आ गई, इट इज कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक रिजर्व इन केस ऑफ इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर्स। जो मैंने आपको बताया था ना, जो आपके डिपेंडेंट डिपार्टमेंट्स हैं, तो उसमें ट्रांसफर प्राइसिंग की प्रॉब्लम आ सकती है। सो ये तीसरी प्रॉब्लम है, ये बेसिक प्रॉब्लम के ऊपर ही ये दोनों चीज़ें और आ सकती हैं, ठीक है। तो हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो हम ये 3 तरह की प्रॉब्लम्स 1 बाय 1 लेंगे। बट रिमेंबर, आपके जो क्वेश्चंस हैं ये आपके डायरेक्ट भी हो सकते हैं, इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं। डायरेक्ट का मतलब है कि तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन दे दी और कह दिया चलो अब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना दो, बना लिया। इनडायरेक्ट में क्या है, आपसे अकाउंट बनाना नहीं कहा जा रहा, आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज़ कही जा रही है, जैसे आपको टोटल परचेजेस को कैलकुलेट करना है, उनको सेपरेट करना है, या स्टॉक रिजर्व्स की कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। तो प्रॉब्लम कैन बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। सेकेंड इज प्रॉब्लम कैन बी अबाउट प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स और करेक्शन ऑफ अकाउंट्स। कई बार ऐसा भी हो सकता है आपको अकाउंट बना के दे दिया लेकिन उसमें कुछ मिस्टेक्स हैं,
तो आपको उन्हें करेक्ट करना है। तो प्रॉब्लम कैन बी ऑफ एनी टाइप, चाहे करेक्शन हो चाहे बनाना हो। करेक्शन में भी क्या है, इसमें तो और आसान है, आपको अकाउंट बना के दे रखे, गलतियां पकड़ो। गलतियां तो सब आसानी से पकड़ लेते हैं ना एक दूसरे की, तो आपको तो मिस्टेक्स उठानी है, उनको ठीक कर देना है। अगर आपको सही करना आता है तो करेक्शन विल नॉट बी अ कंसर्न, वो तो कोई ज़्यादा बड़ी बात है ही नहीं। गलती उठाओ, उसको ठीक कर दो, रीड्रॉ कर दो अकाउंट को और उसको बना लो। सो इस तरह की प्रॉब्लम्स हम एक एक करके आगे पढ़ेंगे। सो आई होप आपको जो पूरा थियोरी कंपोनेंट है डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का क्लियर है। सो नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स वी विल बी स्टडिंग द प्रैक्टिकल और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स वन बाय वन। टाइप 1 को मैं बेसिक प्रॉब्लम बोलूंगी, उसके ऊपर ये 2 एडजस्टमेंट्स हम करेंगे। दैट इज इट फॉर द डे, सो थैंक यू।